नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2024 का जो सेट का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे कि सेट के पेपर में 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि पेपर ढूंढना, फिर उसको लगाना, एनालिसिस करना, कई किताबों का अध्ययन करना, उसके बाद पेपर में सही क्वेश्चन टिक मारना, तो बहुत मेहनत होती है पेपर लगाने में। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को चैनल शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज़ है वो चालू रहेगी। अदर स्टेट के भी जो पेपर हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम देखते हैं 2024 सेट के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वप्रथम देखेंगे 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड लोरेशिया का भाग नहीं है? तो जो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक का, तो ये जो सिद्धांत है पार्कस मॉर्गन का 1960 में दिया गया है। तो ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस सिद्धांत से 2022 में, 2024 में, 2025 में सेट के पेपर, एपी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ जो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उसकी जो 7 गौण प्लेट है, मुख्य प्लेट, और 20 जो लघु प्लेट है जो वैश्विक स्तर पर मान्य है, तो इन प्लेटों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में प्लेटों का पूछने का जो पैटर्न है वो उत्तर से दक्षिण लगाने को पूछ लेते हैं। जैसे जो फूका प्लेट है, नचका प्लेट है, कौशिया प्लेट है, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के पेपर है, अदर स्टेट के जो पेपर हैं उनमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसलिए ये जो टॉपिक है प्लेट वाला ज्योमॉर्फोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में मैं आपको जो ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं किसी यूनिट के, वो भी बताती चलूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन कितना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको वो नोट करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि लोरेशिया का जो भाग है उत्तर अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है, तो ये, और एशिया, ये यूरेशिया का भाग है। साथ ही जो गोंडवाना लैंड था दक्षिण का भाग है, उसका जो भाग था वो दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो भारतीय प्लेट थी वो भी थी, भारतीय भी प्लेट थी। अब हम देखेंगे 52वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म प्लेट का उदाहरण है? मतलब मैंने आपसे बोला था कि प्लेट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब जो एक मुख्य प्लेटें हैं जो साथ, उनसे क्वेश्चन ना पूछ के जो गौण प्लेटें हैं, सूक्ष्म प्लेटें, उनसे क्वेश्चन पूछ लेते। जैसे जुआन डी फूका प्लेट है, तो ये उदाहरण जो जुआन डी जो फूका प्लेट है उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, क्योंकि जुआन डी फूका प्लेट और उत्तर प्लेट की टक्कर से ही रॉकीज पर्वत जैसी बलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से दक्षिण प्लेट में नचका प्लेट और दक्षिण प्लेट के टक्कर से ही जो है एंडीज पर्वत जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं 53वां क्वेश्चन। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ढाल प्रतिस्थापन जो सिद्धांत है वो पेंग का है। साथ ही साथ जो डेविस का है वो ढाल पतन का सिद्धांत है। इसी तरह के समानांतर ढाल का देखेंगे जो क्रिक का है, और हम देखेंगे, और मतलब ऐसे ढाल के 3-4 सिद्धांत है। जैसे कि डेविस में जो संप्रदाय मैदान बनते हैं उनको मोनार्ड कहा है, पेंग का जो बनते हैं उनको एंड्रूप कहा है, उसी तरह के क्रिक ने पेनिप्लेन कहा है, लेसन ने बोला है पेनप्लेन। इस तरीके की ये जो संकल्पना है आपको देखने की बहुत आवश्यकता है। अब देखेंगे 54वां क्वेश्चन। भूकंप की पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? तो जो सी आंसर है 103 से 153, और जो पी तरंग की छाया क्षेत्र है तो उसका जो क्षेत्र है 145 से 145 दोनों ओर है, क्योंकि जो पी तरंग है और एस तरंग है, जो एस तरंग है वो तीनों माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव, गैस, और जबकि पी तरंग है वो ओनली ठोस माध्यम में चलती है।
इसलिए। अब हम देखेंगे 55वां क्वेश्चन। बलन के शिखर, शीर्ष एवं निकटवर्ती गर्त त्रोणी के बीच स्थित चट्टानों के तलों के विस्तार को कहा जाता है। तो ये जो बलन की जो छोटी सी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि नती का लंब क्या है, नती का कोण क्या है, नती का झुकाव क्या है, तो नति लंब नति वगैरह, तो ये जो परिभाषा दी गई वो नती की भुजा की दी गई है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 56वां। 56 जो क्वेश्चन है, शिलाफलक के घूर्णी पतन को क्या कहते हैं। तो जो जो चट्टान होते हैं उस पर पतन कैसे होता है, तो लुढ़क के होता है। तो इसका डी आंसर है। 57 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का जो ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक है, चक्रवात वाला जो टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाए, क्योंकि ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, साथ ही साथ सक्रिय ज्वालामुखी कौन, निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन है, प्रसूत अवस्था में कौन सा है, शांत अवस्था में कौन सा ज्वालामुखी है, साथ ही साथ कौन सा सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्योंकि 2022 के जो सेट का पेपर हुआ तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसका ऑप्शन जो है स्ट्राम्बोली है, जो इटली में पाया जाता है। साथ ही साथ अब विशुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे एटना जो है इटली में है। और हम देखेंगे 58 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी आपदा से संबंधित है। तो ज्वालामुखी से जो लहरें आती हैं, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखें। ट्रेफा के मध्यवर्ती आकार 2 से लेकर 64 मिली सेकंडों को कहा जाता है, या टुकड़ों को कहा जाता है। तो लैपी है जो ज्वालामुखी से बनने वाली जो शिलाकृतियाँ होती हैं, तो उनसे है जो आंतरिक स्तर पर होती है, उनके बारे में पूछा। तो ज्वालामुखी जो लैपी है, क्योंकि जो ज्वालामुखी बम और स्लग बीम्स और धूलिए बहुत छोटे कण होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित डब्ल्यू पेंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप अपवर्तन चक्र के अंतिम उत्पाद का प्रतिबंधित करता है। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन ऊपर ही भी बता दिया था कि जो प्रेंक महोदय थे उनके अपवर्तन चक्र में जो अंतिम उत्पाद बनता है उसको एंड्रूप कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर डी सही है। जो बी जो है वो डेविस महोदय का पेनी प्लेन जो है क्रिक में का है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 में क्या है, सौर स्पेक्ट्रम की कितनी ऊर्जा अवृत्त किरणों के द्वारा वहन होती, तो 41% होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, 62 के दो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में से किसका निचले वायुमंडल के संगठन में अन्य गैसों से कम हिस्सा है। तो ओजोन हिस्सा है जो कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, न्यून आर्गन का एक हिस्सा है, लेकिन ओजोन जो है वो समता मंडल में पाई जाती है, इसलिए ये इसका जो वैश्विक मात्रा है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो चैम्बरलिन ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हुआ है। जलवायु परिवर्तन से ही जो हिमालय है, जो हिम की चादर है वो पिघल रही है, जिस वजह से जल की मात्रा, जल स्तर है जो बढ़ रहा है, जैसे समुद्र की जो तली है उसका जो फैलाव है वो बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्र के जो शहर है या बस्तियां हैं वो जलमग्न हो रही हैं। तो इस तरीके से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत समझाया था चैम्बरलिन ने। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है। तो जो डी है EFV जो शुष्क ग्रीष्मकाल को है, जो कोपन महोदय को जो जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत है उसमें उन्होंने ABCD जो अक्षर सिंबल का उपयोग किया, जिसके माध्यम से उन्होंने आर्द्रता तापमान को दर्शाया, जिसी के आधार पर उन्होंने वैश्विक स्तर पर आर्द्रता सूचकांक के प्रदेश बांटे, साथ ही ताप सूचकांक के प्रदेश बांटे थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जो उससे पहले 66 क्वेश्चन देखें, उसका दोनों ऑप्शन सही है।
67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भेड़ बादल के रूप में दिखा, मतलब बादल ऐसा कौन सा बादल है जो भेड़ की आकृति के रूप में दिखते हैं, तो इसको ओटो क्यूमुलस बादल, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इन दोनों कथनों में जो ऑप्शन, दोनों कथन सही है तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें कि वर्षा निर्माण के टकराव संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मतलब वर्षा कैसे होती है। साथ ही वर्षा जो होती है, वर्षा के केंद्र में एक नाविक होते हैं जिनके आसपास जो धूल के कण है, राख होती है, वो जमा हो जाती है, जिससे पानी जो होता है उनमें धूल के कणों में जम जाता है, जिस वजह से बादल बनते हैं, बादल से ही वर्षा होती है। तो इन्हें टकराव संलयन का सिद्धांत समझा है, जो ये ऑप्शन है E.G. बोवेन ने। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि ये जो फ्रिज होती है, एसी होती है, और साथ ही साथ जो परिवहन वगैरह होते हैं उनसे ये गैस निकलती है, इसलिए मानव जनित गैस, क्योंकि मानव ने ही इन सारे उपकरणों को बनाया है, इस वजह से ये गैस जो होती है मानव जनित गैस है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, महासागरीय जल सतह के तापमान पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो महासागरीय गर्त पर नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर डी सही है, क्योंकि जो महासागर की तापमान होता है वो अक्षांश से प्रचलित हवा से और समुद्री धारा, तो अक्षांश से कैसे होता है, जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर, जैसे भूमध्य रेखा के 2 या 5 डिग्री अक्षांश पर जो सागर होते हैं उनका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही प्रचलित जो हवाएं होती हैं वो समुद्र के एक तट से दूसरे तट की ओर, जो समुद्री सतह की जो हवाएं होती वो जल को प्रवाहित लेके जाती है, जिस वजह से समुद्र का जो तापमान होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। साथ ही समुद्री जलधाराएँ, क्योंकि समुद्री जलधाराएँ वो ऊर्ध्वाधर चलती हैं, क्योंकि इस वजह से एक लंबी और साथ ही मंद गति से एक लहरें चलती हैं समुद्र में, जो समुद्र के तापमान को प्रभावित करती है। लेकिन जो गर्त होता है वो महासागर के अंदर स्थायी स्थलाकृतीय संरचना होती है, जो महासागर के सबसे गहनतम बिंदु या गहराई में स्थित होती है, जो 60% क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, तो बाल्टिक जो सागर है उसमें सबसे कम लवणता देखी जाती है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण जो है, क्योंकि जो बाल्टिक सागर है यूरोप महाद्वीप के उत्तर दिशा में है, जहाँ ध्रुव से भी हिम पिघलते हैं, हिम से जो स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है, जिससे लवणता कम प्राप्त होती है बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, महासागरीय जल का तीव्रतम बहाव किस रूप में दिखाई देता है, तो स्ट्रीम में है, मतलब धारा, डेप्थ और स्ट्रीम। स्ट्रीम जो होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती, इसकी जो तीव्रता होती है, गति होती सबसे ज़्यादा होती है, धारा की जो गति है वो मंद होती है, डेप्थ की गति भी मंद होती है। अब देखेंगे 74वां क्वेश्चन, समस्त महासागरीय नितल का क्षेत्र, महासागरीय मंग तट, मतलब मंग तट का कितना क्षेत्र है महासागरीय सतह पर, संपूर्ण तो 8.6 है, ए ऑप्शन सही है। जबकि महासागरीय ढाल जो है 8.5 है, और महासागरीय तट है वो ऐसी शिलाकृति है जो महाद्वीप का समुद्र के अंदर अवस्थित क्षेत्र, उसको महासागरीय तट कहते हैं। साथ ही महासागरीय तट पे ही कैनियन जैसी खाई देखने को मिलती। साथ ही महासागरीय तट खनिज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन, कोयला, प्राकृतिक गैसें जैसे संसाधन देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित है, तो जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, रोमन से जो गर्त है वो अटलांटिक महासागर में ही अवस्थित है, लेकिन विषुवत रेखा पर अवस्थित है। रोमन से ऐसा गर्त है जो अटलांटिक महासागर का जो मध्य अटलांटिक कटाके उसको 2 भागों में बांटता है। कुराइल जो गर्त है वो सकासीन, ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। साथ ही सुंडा जो गर्त है वो सुंडा गर्त हिंद महासागर में जो इंडोनेशिया के आसपास देखने को मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन किनारे का उदाहरण नहीं है, तो फियो तट जो है किनारा
नहीं है। ये फ्यो तट जो है हिमानी जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और फ्यो तट की सर्वप्रथम व्याख्या जो है समुद्र विज्ञान के जो प्राचीन पिता हैं पोसिडोनियस ने ही फ्यो तट की व्याख्या या खोज की थी। 19 क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। भारत में कोस्टल जोन रेगुलेशन का संबंध किससे? कोस्टल जोन रेगुलेशन जो है समुद्र सुनामी से सुरक्षा के साथ, मतलब सुनामी की जो गतिविधियाँ, सुनामी से जो आप सुनामी से जो जन माल की क्षति होती है, जो मतलब इसकी तरंग है जितना, मतलब एक प्रभावित क्षेत्र हो उनके बारे में जानकारी ये इकट्ठा करता है, साथ ही जिससे निम्न से निम्नतम मिनिमम से मिनिमम इसके आपदा से नुकसान को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो फॉकलैंड जलधारा है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर नहीं है। जो फॉकलैंड जलधारा है दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील का जो तट है दक्षिण वाला, वहाँ पे फॉकलैंड जलधारा। इस फॉकलैंड जलधारा वो ठंडी जलधारा है। इसी की ठंडी जलधारा का रूप धारण करने से ही पैटागोनिया जैसा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे 79। अपभू ज्वार क्या है? निम्न ज्वार कहते हैं। अपभू जो ज्वार होता है चंद्रमा और पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पर हो तब निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार ऐसे होता है, ये निम्न ज्वार जो है ये 20% कम नीचा होता है, इसलिए इसको निम्न ज्वार कहते हैं अपभू। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 80। इसका ये ऑप्शन था। 80 का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं नहीं है? तो आपको समुद्र विज्ञान जो यूनिट है उसमें जलधाराएं या का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही महासागरीय जो रिलीफ होते हैं वो भी टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है, इन्हें याद करना ही चाहिए कंटेस्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछ लेते हैं और सेट के पेपर में पूछना तो स्वाभाविक ही है। और ज्वार भाटा जो है उनसे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक ही है, इसलिए ज्वार भाटा का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखें। निम्न से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो वेगुलास की जो जलधारा है वो अफ्रीका तट पे है, जिस वजह से जो नाविन मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ब्राज़ील की जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है जो ब्राज़ील के तट पर है। और लेब्राडोर की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो यूरोप के उत्तर पश्चिम से ध्रुवों से आने वाली जलधारा है। और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 19 इसका सी ऑप्शन है 1983 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 देख लें। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरणीय समाज सिद्धांतों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके दोनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक किसकी है? ये क्वेश्चन ये जो बुक है यूजीसी नेट साथ ही साथ सेट के पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसमें असंख्य बार, मतलब इतनी बार पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को या इस बुक को रट लेना ही चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट बुकें मैं आपको लास्ट में एग्जाम समय बता दूंगी जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, तो इसलिए जो है हटिंगटन की है ये किताब सिविलाइजेशन 83। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के अस्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके जो तीनों कथन हैं वो सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों को सही करना। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय घास, इनको याद करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में वो मिलान में पूछ लेते हैं और जो सेट वगैरह का जो पेपर होता है उसमें सिंपल पूछ लेते हैं। तो ये जो मिलाए हुए हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। जल प्रदूषण की दृष्टि में क्षिप्रा नदी के समय कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही है। 87वां क्वेश्चन देखें, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 निम्नलिखित में कौन सा एक हरित गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ए जो है वो इसका आंसर है, नहीं है, क्योंकि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CFC गैस, N2A गैस, ये सारी हरित गैसें हैं। 89 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म
कौन एक मुद्दा रियो डेनियो जेनेरो सम्मेलन के प्रमुख 5 तत्वों में शामिल नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण ये इसमें शामिल नहीं है। अब 90 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 90 जो है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन दिए हैं, इनके वर्षों के अनुसार इसको मिलाना है। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है। पहले वियना आया है, फिर मॉन्ट्रियल 1987 का है, फिर तीसरा टोरंटो है, फिर पृथ्वी सम्मेलन 1992 का है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है? तो खनिज है। खनिज से जनसंख्या के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। 93 का जो बी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। प्रवास के रिटर्न माइग्रेशन कहाँ मिला? मतलब उल्टा माइग्रेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो कोविड जो महामारी आई उसके समय से रिटर्न माइग्रेशन देखने को मिलता है, जो नगरों से गांव की तरफ होता है। और साथ ही साथ इसका एक मुख्य कारण होता है कि नगरों में जो है एक तो प्रदूषण की समस्या है, अशांति की समस्या है, इसलिए जो गांव होते हैं वहाँ पर एक शांति जैसा माहौल है, प्रदूषण की समस्या नहीं है, इसलिए नगरों से शहरों की ओर माइग्रेशन होता है। साथ ही साथ जो अधिकारी वर्ग होता है, जो उच्च वर्ग होता है, वो सेवानिवृत्ति के बाद ही शहरों से नगरों की ओर माइग्रेशन करता है। तो शहरों से ग्रामीण की ओर, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। निम्नलिखित में जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में तीसरी सबसे भागीदारी किसका है? तो बिहार की। तो जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं जनसंख्या भूगोल में, इसलिए जनगणना को 2011 की करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी वर्तमान में जनगणना का सिनेरियो चल रहा है, तो जनगणना से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। यूजीसी नेट में भी, और जो 2025 का जो एपी का पेपर है 12 जुलाई को, उसमें भी बनने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि मतलब नेगेटिव प्राप्त की है? तो नागालैंड ने प्राप्त की है। भारत की जनगणना 2011 ने देश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा? तो ईसाई है। तो ये क्वेश्चन जो है धर्म में भाषा वाले जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में भी बहुत पूछने को मिलते हैं, जनसंख्या से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक हो जाता है पूछना। साथ ही साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है? तो लीका है। लीका जो मॉडल है पुल मॉडल है, क्योंकि इसे आकर्षण प्रतिकर्षण के जो कारक हैं ये प्रवास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आकर्षण के केंद्र प्रतिकर्षण केंद्र होते हैं, जिस जगह गंतव्य जहाँ जाना है प्रवास, वहाँ आकर्षण के केंद्र होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये ली मॉडल है 2024 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। अब हम देखते हैं 99 क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा मध्यकालीन नगर नहीं है? तो ये आदिवासी भूगोल का क्वेश्चन है, जिसमें कलकत्ता जो है मध्यकालीन नगर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक नगर है, क्योंकि ये जो है आधुनिक अंग्रेजों द्वारा बसाया गया नगर था। क्वेश्चन नंबर 100 देखें। भारत की जनगणना से आपने देखा लगातार 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं, तो जनगणना करना बहुत आवश्यक है। तो 2000 जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र का कौन सा मापदंड नहीं, मतलब कौन सा मानक है जो शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है? तो ए जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101। चिम्बरमैन द्वारा संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार क्या है? तो ये वितरण आवृत्ति इनका आधार है। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। बानथेनु का सिद्धांत, कृषि भूगोल का बानथेनु का क्वेश्चन नहीं आए हो ही नहीं सकता, ये नेट में भी आना स्वाभाविक है हर वर्ष हर सेशन में, साथ ही साथ ये एपी में आना भी स्वाभाविक है। बानथेनु क्वेश्चन करना, बानथेनु का कृषि भूगोल में बानथेनु का टॉपिक करना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। बानथेनु का आर्थिक लगान पर आधारित द्वितीय मॉडल फसल सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर विचार नहीं करता? ये कुल भूमि क्षेत्र पर नहीं करता, डी ऑप्शन सही है। अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांतों को निम्नलिखित में कौन सा कथन नहीं है? तो जो बी ऑप्शन है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। वीबर का फसल संयोजन विधि पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार की, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है।
क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। अगस्त लॉस के उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? तो अधिकतम लाभ पर है। जो लोस महोदय ने अपना सिद्धांत 1954 में दिया था। इनका मांग अवस्थिति सिद्धांत था। इन्होंने आर्थिक लाभ को ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कारखाना है और जो फैक्ट्री है वहाँ स्थापित की जाएगी जहाँ अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो ये अधिकतम लाभ पर ज़्यादा ध्यान दिया था इन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। ये जो औद्योगिक क्षेत्र और प्रमुख उद्योग इसको मिलाना, इसकी जो है मैं जैसे टोक्यो, योकोहामा, मध्य एकांकी और राइन नदी बर्गमन, इसकी मैंने वीडियो भी बनाया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में ये टॉपिक आप 2-3-4 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं कि मैंने पूरे विश्व के जो औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल जो फील्ड है उनके बारे में बताया है। तो आप ये जाके देख सकते हैं। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। एक 1.0 से कम बीटा इंडेक्स वाले नेटवर्क वाले के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही है? तो एक जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। कार्यात्मक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन इसका सही नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अल्बर्ट ओ हर्शमैन ने प्रस्तुत किया था? ए ध्रुवीकरण और ट्रिकल डाउन प्रभाव मॉडल इन्हें प्रस्तुत किया था। ये प्रादेशिक जो भूगोल पढ़ते उसमें है। सॉरी। 110 क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय विकास में क्षेत्रीय विषमताओं को मापने हेतु सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो बी ऑप्शन जो विकास के सूचकों की पहचान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका के देशों में से कौन सा ओपेक गुण का सदस्य नहीं? मतलब ओपेक जो है पेट्रोलियम के वितरण या उसके मानक मूल्य को निर्धारित करने वाला एक संगठन है। जो इसका जो सदस्य है वेनेजुएला है। साथ ही साथ अब हम देख लेंगे 112 क्वेश्चन। आधुनिक राजनीतिक भूगोल के पिता किसे कहते? तो रेटजेल महोदय को ही राजनीतिक भूगोल का पिता कहते। साथ ही मानव भूगोल का पिता भी रेटजेल को ही कहते। इन्होंने ही सबसे पहले लेमसराम की जो अवधारणा वो दी थी। साथ ही साथ इन्होंने ही एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक इनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। साथ ही इन्होंने जो जीव शरीर का जो सिद्धांत है वो भी रेटजेल ने ही की थी। साथ ही रेटजेल ने ही निश्चयवाद जो संकल्पना वो रेटजेल ने ही दी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 113 देखें। मैकेंडर का रणनीतिक मानचित्र वास्तव में किस प्रकार के विक्षेप का तैयार किया? तो जो मैकेंडर महोदय ने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने किस प्रोजेक्शन का प्रयोग किया था? तो उन्होंने मर्केटर जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि मर्केटर जो है नेविगेशन की दिशा के लिए सही होता है, इसलिए उन्होंने जो मध्य अक्षांश के देश है उसके लिए मर्केटर विक्षेप का प्रयोग किया था। इसलिए इन्होंने मैकेंडर महोदय ने ही अपने सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए मैकेंडर प्रोजेक्शन का प्रयोग किया था। क्वेश्चन देखें 114। किस संगठन ने अंटार्कटिका के तट को हिंद महासागर दक्षिणी छोर के रूप में मान्यता दी है? डी अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन। डी ऑप्शन सही है। 115। किसने सामाजिक भूगोल में मानव भूगोल के चतुर्मुखी संरचना को जटिलता के तीसरे स्तर को माना है? जीन्स ब्रुन्स जो है उन्होंने माना है। साथ ही रेटजेल तो आपने देखा है कि मानव भूगोल के जनक कहते हैं ने। रेटर जो है उन्हें आर्मचेयर भूगोलविद्ता कहते। आर ओ सलूटर जो है वो सांस्कृतिक भूगोल के जनक बोलते हैं। और साथ ही जो सावर है इन्होंने कल्चरल हर्त की संकल्पना भी दी थी। 116 क्वेश्चन देखें। सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन की अवधारणा किसने लिखी है? लिपले ने लिखी है। ये जो है संभववाद के जनक है, साथ ही संभववाद समर्थक भी हैं लिपले। साथ ही साथ लिपले जो है सामाजिक भूगोल में भी इनको पढ़ा जाता है। 117 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कल्याण के बुनियादी घटकों के संबंधित नहीं है? तो समाज अस्थिरता जो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखें 118। निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र एक प्रकार नहीं है? दो कल्चरल ज्योग्राफी उससे क्वेश्चन आ गया, तो ए ऑप्शन जो सही है। 119। कनौरी देवभूमि सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित किस में है? तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड।
120 क्वेश्चन कोंडरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली भाषा के रूप में है? तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भाषा जो है, जो सामाजिक भूगोल, उसमें भाषा, धर्म और जाति, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखें 121, पृथ्वी की परिधि मापने वाले पहले गणितज्ञ कौन थे? तो एरातोस्थेनीज थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि पहले मापी है। साथ ही साथ इन्होंने परिधि अक्षांश देशांतर के आधार पर 5 कटिबंधों में बांटा है। अब देखें 122, अर्थकुंडे कितने खंड में? 19 है। अर्थकुंडे जो बुक है वो रिटर महोदय की है। जो रिटर महोदय वो जर्मन भूगोलवेत्ता है। तो इनकी जो अर्थकुंडे किताब है ये पूछी जाती है, जिसमें उन्होंने एशिया अफ्रीका जैसे देशों की व्याख्या की है। इसमें उन्होंने यूरोप का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो इसके जो खंड है वो 19, सी ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 123, मानचित्र पर समतापी रेखाओं का चित्रण सबसे पहले किसने किया? तो हम्बोल्ड महोदय ने ही किया है। इसलिए हम्बोल्ड महोदय को ही जलवायु विज्ञान का पिता कहते हैं, आधुनिक, और साथ ही साथ आधुनिक भूगोल का पिता जो है हम्बोल्ड को ही बोला जाता है, क्योंकि हम्बोल्ड ही ऐसा भूगोलवेत्ता है जिसने वैश्विक स्तर पर मतलब कई किलोमीटर की दूरियां की हैं, कई प्रदेशों को देखा है। साथ इसी आधार पर उन्होंने जो क्रमबद्ध भूगोल है उसकी व्याख्या भी इन्होंने ही की है। अब हम देखें 124 का क्वेश्चन, 1830 में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। 125 का क्वेश्चन देखेंगे, मैकेंडर के भू रणनीतिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो हृदय स्थल सिद्धांत या हृदय स्थल की संकल्पना, बी ऑप्शन है। ये उन्होंने 3 रूप में दिया था या 3 कालों में दिया था, 1904, 1914, 1943 में। और जो हृदय स्थल है ये 1919 में दिया था। 1904 में धुरी क्षेत्र बोला था और 1943 में मिडलैंड की संकल्पना इन्होंने और लीलालैंड की संकल्पना इन्होंने दी थी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126, पुराणों का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.एस. अली है। एम.एस. अली क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि एम.एस. अली भारतीय भूगोलवेत्ता है। साथ ही साथ जो सागर यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, उसमें ये प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। यहीं पर इन्होंने पुराणों का जो भूगोल है किताब का लेखन किया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भूगोल की शुरुआत जो है सागर विश्वविद्यालय से ही मानी जाती है सर्वप्रथम। 127 क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल के नवनीतिवाद के जनक किसे कहते हैं? रिटर को कहते हैं। तो जो ज्योग्राफिक थिंकर की जो यूनिट है उसमें जितने वाद दिए, जैसे प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, तो इस तरीके के मैंने सारे वाद है एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना है। नेट में जो है वो मिलान में क्वेश्चन पूछते हैं और एपी में जो है वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है टेलर है। टेलर जो है ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता है, साथ ही उसने अमेरिका में भी काम किया है। साथ टेलर ने जो है मनुष्यों की जो संरचना कैसे होती है, मनुष्य का निर्धारण कैसे होता है, इन्हें कपालधारता का जो सूचकांक टेलर ने दिया था। साथ ही नगरों की विकास, आदिवासी भूगोल में भी टेलर महोदय का योगदान है। टेलर ने ही नगरों का विकास कैसे होता है, इनने 7 अवस्थाएं बताई थी टेलर ने ही। 128 देखा, भूगोल में किस काल के अंधकार युग को नाम से जाता? तो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी को अंधकार युग कहते हैं। मतलब अरब का जो काल चला है उसको अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। अंधकार युग के बाद पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ, जो 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। 129 देखें, हम्बोल्ट ने किसकी गणना के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया था? तो पर्वतों की ऊंचाई के लिए, क्योंकि बैरोमीटर जो होता है वायु दाब की गणना करते हैं, इसलिए पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब जो होता है वो कम होता चला जाता है, इसलिए उन्होंने हम्बोल्ट ने पर्वतों की ऊंचाई के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया था। 130 क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कार्टोग्राफी में देखते हैं, तो कार्टोग्राफी कुछ संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। ये शुरुआत में कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में ये नई दिल्ली में है। ये जो है जो कार्टोग्राफी सीट होती है, साथ ही पड़ोसी जो देश हैं उनके लिए भी कार्टोग्राफी मानचित्र का चित्रण करते हैं।
साथ ही साथ हम देखेंगे 131वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विस्तार सूचकांक का सूत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन है वो सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 132 देखें, फ्रांस द्वारा स्पो उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो 1986 में भेजा गया है। साथ ही साथ हम देखें विद्वान और विधि, मतलब किस विद्वान ने कौन सी विधि दी है, जैसे गाल्टन ने, स्पेरले ने, इस तरीके। तो ये जो डी ऑप्शन सी ऑप्शन है वो सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य और माध्यिका, क्योंकि मध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है, तो इसी संबंध में इन सारी आंकड़ों को रख के ये ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इस संबंध से हर बार क्वेश्चन बन जाता है। 2025 का अगर सेट का पेपर आपने मेरा एनालिसिस किया हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 का जो एपी का पेपर हुआ उसमें भी मध्य माध्यिका बहुलक में संबंध पूछा जाता है। साथ ही 135 क्वेश्चन देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। 136 देखेंगे, रूट मीन वर्ग त्रुटि का एक अच्छा संकेतक है, तो परिशुद्धता का है ये। 137 देखें, रेडार प्रणाली विसर्जित करती है तो लघु तरंग विकर्ण को। रेडार मैंने आपको पिछली समुद्र विज्ञान जो क्लास ली थी उसमें बताया कि रेडार की शुरुआत कब हुई है, किसने की है। इस हिसाब से तो रेडार जो होता है इसकी समुद्री जो होता है समुद्र के क्षेत्रों में देखने के लिए उसकी जो भूभाग इस इलाके तो उसके बारे में किया जाता है। हमें 138 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्य नमूनाकरण का उदाहरण है? तो ये कोटा प्रतिचयन डी ऑप्शन है। 39 क्वेश्चन दे, निम्नलिखित में विधियों में से किसमें बीजीय चिन्ह का नजरअंदाज किया जाए? तो मध्य विचलन में बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारतीय फोटो इंटरप्रिटेशन संस्था कहाँ पर है? ये देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश गंभीर रूप से सूखा ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ का जो क्षेत्र है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र। साथ ही मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो भी सूखा क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, वह क्षेत्र जहाँ नदी बिना किसी उचित रूप से सीमांकित चैनल में पुनः उभरती है तो उसको क्या कहते हैं? तराइन कहते हैं, क्योंकि भाबर, तराइन, बागर, खादर, बागर जो होते हैं वो पुरानी जलउटकों से बनते हैं, खादर जो है वो नवीन जलउटकों से बनते हैं। खादर एक नवीन जलमग्न भूमि होती है, बागर जो होती है वो जलमग्न भूमि नहीं होती है। साथ ही हम देखते हैं 43वां क्वेश्चन, 16 वन भारत के कौन से इलाके में पाए जाते हैं? तो डी है नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों पर। अब 144 पर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना का क्वेश्चन फिर से आ गया। अपने ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन जनगणना 4 क्वेश्चन के आसपास थे, अब जनगणना एक और 5वां क्वेश्चन हो गया। तो 2000 की जनगणना बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जनगणना वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है तो जनगणना क्वेश्चन करना बहुत आवश्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में निम्नतम लिंगानुपात हुआ है दर्ज? तो दमन एंड दीव में हुआ है। 145वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के एक लक्ष्य नहीं है? तो जी सी ऑप्शन है उसका लक्ष्य नहीं है। अब हम देखते हैं 146वां क्वेश्चन। 146वां क्वेश्चन जो है इसका दूसरा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो सही है। 147 देखेंगे, शहर की अवस्थिति के बारे में एक गलत युग्म बताना है, तो डी जो ऑप्शन है पहाड़ी स्थल की अवस्थिति मुद्रे में है, जो मुद्रई है, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हल्के बाजार उन्मुख विनिर्माण के आधार पर विकसित हुआ है? तो गुड़गांव जो है दिल्ली मेरठ का क्षेत्र है वो हुआ है सही। गुरुग्राम ऐसा है जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय भी है, 2016 के आसपास बनाया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, ये जोड़ियाँ लगाना है, तो इसकी जो डी ऑप्शन दलदली मिट्टी ये खंबात की खाड़ी में है, नहीं है ये, मतलब सही गलत सुमलित पूछा था तो डी ऑप्शन सही है। 150वां क्वेश्चन देखें, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत में हरित क्रांति के घटक हैं? तो जो बी ऑप्शन है 1, 2, 3 वो सही है। ऐसे ही आप मैं अब 2024 का एपी का पेपर कराऊंगी, सेट का पेपर भी कराऊंगी। जो अभी करंट में 2-3 दिन पहले जो राजस्थान जीडीसी का पेपर हुआ है, साथ ही साथ
जो राजस्थान में अभी सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ है ये भी एनालिसिस कराऊंगी। तो कई बार क्या होता है अदर स्टेट के पेपर लगाने से तो लगाने से एक अप्रोच भी डेवलप होती है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी न्यू मिल जाते हैं जो कभी कभी अपने जो एमपी का स्टेट का जो पेपर है हूबहू वो क्वेश्चन पिक कर लेता है। इसलिए मैं दोनों हरियाणा का भी पेपर कराऊंगी। तो ऐसी सीरीज़ को जारी रखूंगी। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। क्योंकि एक पेपर लगाने में बहुत समय लगता है तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।